नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी सचिन पायलट पर कांग्रेस के एक्शन की, मोदी के मंत्री को प्रियंका के जवाब की, जानेंगे क्या जेडीयू के साथ जाएंगे जीतन राम मांझी और अपने ही देश में क्यों घिरे केपी शर्मा ओली, और आखिर में बात आसमान छूती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्र ने हरियाणा को राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए दी 20,000 करोड़ रुपए की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ योजनाओं का शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले। 2 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षा कर्मियों को मिलेगा संविलियन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 19 जुलाई को होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर निर्माण के अगले कार्यक्रम को लेकर लिया जाएगा महत्वपूर्ण फैसला। एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटे पदाधिकारी। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने परिचालन में कर्मचारियों के लिए कहीं से भी काम करने की सुविधा जोड़ेगा। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, इसके लिए बैंक बुनियादी ढांचा करेगा विकसित। इससे लागत में 1,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 660 अंक नीचे 36,033 पर हुआ बंद। निफ्टी 195 अंकों की गिरावट के साथ 10,607 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान की गहलोत सरकार के भीतर पिछले कई दिनों से जारी सियासी खींचतान के बीच आज का दिन काफी अहम रहा। आज सभी की नजरें कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी थी, जिसमें सचिन पायलट से आने की अपील की गई। लेकिन पायलट अपने जिद पर अड़े रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पायलट को अपने डिप्टी सीएम की गद्दी से हाथ धोना पड़ा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। राजस्थान की सियासी हलचल के बीच आज दूसरे दिन पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। कांग्रेस आलाकमान ने इस बैठक में सचिन पायलट से आने की भी अपील की। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर पायलट बैठक में शिरकत नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बावजूद इसके पायलट बैठक में नहीं पहुंचे और उन्हें अपनी जिद का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस विधायकों की बैठक में सभी विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद ही पार्टी ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। साथ ही पायलट के समर्थन वाले मंत्रियों की भी छुट्टी कर दी गई। पायलट की जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वही जो पायलट अब तक खामोशी से बैठे थे, उन्होंने पहली बार ट्वीट किया। पायलट ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। दूसरी तरफ इस बड़े सियासी उलटफेर के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने राजभवन पहुंचे। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें फैसले की जानकारी दी। गहलोत ने कहा कि विपक्षी दल की ओर से लगातार सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। इसी कड़ी में पार्टी ने कुछ नेताओं पर एक्शन लिया। वहीं अब राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें भी जोर पकड़ने लगी हैं। कहा जा रहा है कि कल बुधवार को गहलोत अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी कल अपने अगले कदम का खुलासा कर सकते हैं। इसके साथ ही गहलोत सरकार के गिरने की हसरत मन में लिए बैठी बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। एक तरफ बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि गहलोत के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए वो सदन में पहले बहुमत साबित करें, उसके बाद ही कैबिनेट विस्तार करने पर विचार करें। यानी साफ है कि सूबे का सियासी नाटक अभी लंबा चलने वाला है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, आज राजस्थान में बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस ने सचिन पायलट पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें डिप्टी सीएम और अध्यक्ष पद से हटा दिया है, लेकिन पार्टी ने पायलट की प्राथमिक सदस्यता को बरकरार रखा है, जिससे पार्टी की तरफ से नरमी के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस फिर पायलट से बातचीत शुरू करेगी और क्या होगा पायलट का अगला कदम? जी मीनाक्षी, राजस्थान में हम एक बार वही सियासी खेल देख रहे हैं जो पिछले 6 सालों में कई बार खेला जा चुका है। सत्ता के लिए विचारधारा को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है, उससे मूल्यों की राजनीति के लिए शायद जगह ही नहीं बच रही है। राजस्थान में एक बार फिर विचारधारा और सत्ता मोह आमने सामने हैं और इस बार मुख्य भूमिका में है सचिन पायलट। उनकी महत्वाकांक्षा शुरू से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की थी और इसीलिए वो समय समय पर अपनी नाराजगी दिखाते भी रहे, जबकि प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी उन पर थी। इस नाते उन्हें संगठन को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए था।
लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और अब तो वो खुलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। यही वजह है कि बार बार की नसीहतों और चेतावनियों के बावजूद वो कल और आज दोनों दिन विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और आज तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, यानी उन्हें अपना पक्ष ही सही लग रहा है। दरअसल वो अपने ही बारे में सोच रहे हैं मीनाक्षी, संगठन के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और अगर कांग्रेस उनके दबाव में आ जाए या फिर ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं की बात वो सोचने लगे जिसकी कमी इस देश में नहीं है, फिर किस किस की महत्वाकांक्षाएं पार्टी पूरी करती रहेगी। इसलिए कांग्रेस ने पायलट पर सख्ती का फैसला लिया, जो शायद ठीक ही है। उन्हें पदों से तो हटाया गया, लेकिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता अब भी बरकरार है। जाहिर है कि कांग्रेस ने उनके लिए सुलह के दरवाजे खोल रखे हैं। सचिन पायलट अभी तो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी बात कांग्रेस आलाकमान के सामने रखें या किसी मध्यस्थ के जरिए अपनी बात पहुंचाएं तो शायद कांग्रेस में उभरा यह मतभेद खत्म हो जाए। लेकिन उनके ट्वीट को देखकर ऐसा लगता नहीं है मीनाक्षी कि उनका और कांग्रेस का साथ अधिक देर तक रहेगा। और उधर भाजपा तो उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर ही लेगी, जैसा उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया था। क्योंकि कांग्रेस मुक्त कहते कहते भाजपा कब कांग्रेस युक्त हो गई, ये शायद भाजपा को भी पता नहीं है। भाजपा को सत्ता से मतलब है और कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं वो सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा की सीढ़ी बनते जा रहे हैं। अब ये बात ऐसे नेताओं को समझनी होगी कि वो राजनीति किसी की सीढ़ी बनने के लिए कर रहे हैं या जनसेवा और देश सेवा के लिए। पायलट अगर भाजपा में जाते हैं तो उन्हें फौरी लाभ मिल सकता है, लेकिन राजनीति की लंबी पारी खेलने के लिए मौके कम मिलेंगे मीनाक्षी। और अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो उन्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी, जिसमें शिखर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तो देखना यह होगा मीनाक्षी कि वो जिस आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की बात कांग्रेस में करते रहे हैं, यानी सचिन पायलट जिस आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की बात अपनी पार्टी में करते रहे हैं, उसे अपनी भावी राजनीति में कैसे बचा पाते हैं, यह बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में जारी सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपनी सरकार को लेकर एक्टिव हो गए हैं। सीएम ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार के अपने साथियों को एकजुट करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में उद्धव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ काफी देर तक बैठक की। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पिछले दिनों महाविकास अघाड़ी सरकार में तल्खियों की खबरें जोर पकड़ रही थी। सरकार में साथी बनी कांग्रेस नाराज नजर आ रही थी, जिसे लेकर विपक्ष ने सूबे की उद्धव सरकार पर चुटकी भी ली थी। लेकिन अब जब राजस्थान में पर्दे के पीछे से ऑपरेशन कमल की आहट सुनाई दे रही है, तो ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अपनी सरकार को लेकर सक्रिय हो गए हैं। जी हां, अब उद्धव ठाकरे साथी दलों को एकजुट करने में लग गए हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के साथ बीती रात लंबे दौर की बैठक की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त बहुत चौकन्ने हैं कि अगर राजस्थान में कोई राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होता है तो महाराष्ट्र में इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। उद्धव की इस बैठक में राजस्थान के घटनाक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। राजस्थान सरकार की मुसीबतों को लेकर इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर सियासी तंज भी कसा गया है और शिवसेना ने बीजेपी पर विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप भी मढ़ा है। इस दौरान केंद्र में मोदी सरकार के साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के जरिए शरद पवार को एनडीए में आने का आमंत्रण देने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और एनसीपी जाहिर कर रही है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार चलाते समय तीनों दलों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। इसी सिलसिले में बाला साहेब थोरात और अशोक चौहान ने भी मुख्यमंत्री के मातोश्री आवास पर मुलाकात की। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने इस पर अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। एक ही समय में तीनों दलों को लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में संघर्ष को लेकर जो अस्थिरता के बादल घिर रहे हैं, उन्हें कभी महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए। अब उद्धव तो तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तैयारी विरोधियों पर कितनी भारी पड़ती है, ये भी देखना होगा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल की आहट के बीच उद्धव सरकार काफी एक्टिव है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर विरोधियों को जवाब देती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रियंका के बंगले को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। उनके सरकारी आवास को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक बड़ा दावा किया, जिस पर प्रियंका की ओर से भी करारा जवाब दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हाल ही में सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया था, जिसके तहत प्रियंका को 1 अगस्त से पहले अपना सरकारी आवास खाली करना है। केंद्र के इस फैसले पर कांग्रेस नेता ने सत्ता पक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और एक बार फिर ये मामला जोर पकड़ रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की ओर से दावा किया गया कि कांग्रेस नेता की ओर से प्रियंका गांधी को लुटियंस जोन स्थित सरकारी बंगले में कुछ और समय तक रहने की इजाजत दिलाने की मांग की गई है। हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा,
तथ्य अपने आप बोलते हैं। एक शक्तिशाली कांग्रेस नेता ने मुझे 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 पर अनुरोध किया कि 35 लोधी स्टेट को एक अन्य कांग्रेस सांसद को आवंटित किया जाए ताकि प्रियंका रह सके। चलो सब कुछ नहीं, सनसनीखेज है, हर चीज को सेंट्रलाइज मत कीजिए। वहीं प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री के दावे को गलत बताया। प्रियंका ने कहा, किसी ने आपसे कहा है तो मैं उनकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद कहती हूँ, साथ ही आपके विचार के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, लेकिन ये भी तथ्यों को नहीं बदलता कि मैंने ऐसा कोई अनुरोध किया और मैं ऐसा कोई अनुरोध नहीं कर रही हूँ। मैं 1 अगस्त तक घर खाली कर दूंगी। प्रियंका के जवाब पर हरदीप पुरी ने कहा कि जिस नेता ने मुझे और कई अन्य लोगों से मीटिंग की वे कांग्रेस के शीर्ष पद पर हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रियंका गांधी लोगों के लिए लड़ती हैं और आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए, मुद्दा खत्म हो चुका है, सनसनीखेज झूठ बंद कीजिए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी होने की वजह से अब ज्यादा समय राज्य में बिताएंगी और लखनऊ में गोखले मार्ग स्थित शीला कौल के आवास में रहेंगी। आपको बता दें कि शीला कौल देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाभी थी। वे केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल भी रही। एक तरफ प्रियंका गांधी केंद्रीय मंत्री के बयान को गलत बता रही हैं, तो वहीं बिहार में अपने ही महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यहां विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन की पार्टियों के बीच दरारें नजर आने लगी हैं। इसी बीच सभी की नजरें टिकी हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी पर, जो काफी वक्त से महागठबंधन में बगावती तेवर अख्तियार किए बैठे हैं। क्या मांझी महागठबंधन से अलग होकर फिर से नीतीश के साथी बनेंगे? ये सवाल इन दिनों बिहार की राजनीति में जोर शोर से उठ रहा है। इस बात को बल तब मिला जब खबर आई कि तेजस्वी से नाराज चल रहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात को तैयार हो गए हैं। मांझी कभी भी नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। इसके साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में समन्वय समिति की मांग को लेकर मांझी कई बार आरजेडी को चेता चुके हैं। मांझी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बात की थी, लेकिन बात पटरी पर आती नहीं दिखी और महागठबंधन में अकेले पड़ते दिख रहे मांझी के एनडीए के साथ जाने की संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लगातार दिए जा रहे अल्टीमेटम के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी के गठबंधन से अलग होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मांझी ने साफ कर दिया है कि वो जल्द ही बड़ा ऐलान करने वाले हैं और नीतीश कुमार के साथ मांझी की मीटिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश की ओर से मांझी को पार्टी में वापस लौटने के संकेत पहले से ही दिए जा रहे थे। नीतीश कुमार मांझी की पार्टी को एनडीए में शामिल करने की जगह हम का विलय जेडीयू में चाहते हैं। अब देखना है कि मांझी क्या फैसला करते हैं। वो एनडीए और महागठबंधन में से किसका करते हैं चुनाव, या फिर वो अपनी पार्टी का जेडीयू में करेंगे विलय। अब जीतन राम मांझी आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला लेते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं नजरें तो आज सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट पर भी थी। छात्रों को उम्मीद थी कि आज नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका इंतजार अब और बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि बोर्ड ने रिजल्ट की नई तारीख का ऐलान कर दिया। तो अब कब आएगा 10वीं का रिजल्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी करने के बाद अब कल यानी 15 अप्रैल को 10वीं के रिजल्ट जारी कर सकता है। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था आज ही 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन सीबीएसई के प्रवक्ता ने बताया सीबीएसई 10वीं क्लास के नतीजे 14 जुलाई को घोषित नहीं कर रहा है। आपको बता दें सीबीएसई ने कल अचानक ही 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार 12वीं में 88.78% बच्चों ने सफलता हासिल की। अब 10वीं के 18 लाख छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि सीबीएसई की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कल यानी 15 जुलाई को 10वीं का रिजल्ट आ सकता है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू हुई थी, जिसमें 10वीं का आखिरी पेपर 18 मार्च को होना था। लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में दंगे भड़क गए थे, जिसकी वजह से सीबीएसई पूर्वी दिल्ली के परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली के इन इलाकों में परीक्षाएं पहले कराई जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीएसई ने स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए 10वीं और 12वीं परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था। ऐसे में दिल्ली के सीबीएसई 10वीं के छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के आधार पर जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीबीएसई 12वीं के छात्र जो असेसमेंट मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें बाद में परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जबकि 10वीं के छात्रों का असेसमेंट से जारी किया गया रिजल्ट ही अंतिम रिजल्ट होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर भी 10वीं के छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
तो कल सीबीएसई बोर्ड छात्रों के लंबे इंतजार को खत्म करेगा। वहीं देखना होगा कि फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत विरोधी तेवर भी क्या हैं। अब ओली ने अयोध्या के नाम पर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है और उनके इस बयान पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो आखिर किस बयान पर अपने ही देश में घिरे हैं ओली, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहे ओली से पहले ही उनकी पार्टी सवाल पूछ रही थी। पार्टी के अंदर प्रचंड सहित तमाम बड़े नेता तो ओली का इस्तीफा मांगने पर अड़े हुए हैं, लेकिन ओली लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। ओली ने दावा किया कि असली अयोध्या, जिसका प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णन है, वो नेपाल के बीरगंज के पास एक गाँव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। बस नेपाल के पीएम के इतना कहने की देरी थी कि उनके अपने देश के लोगों ने उनको आड़े हाथों ले लिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने ट्वीट किया, आदिकवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। वहीं ओली के करीबी और उनके पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके प्रोफेसर कुंदन आरएल ने ट्वीट किया, ओली ने ये क्या कह दिया? क्या वे भारत के न्यूज चैनल से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? वहीं ओली के इस बयान पर भारत से तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है। नेपाली पीएम के इस बयान के बाद दिल्ली में नेपाली एम्बेसी के बाहर नेपाल के लोगों ने कल शाम प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, नेपाली पीएम ओली अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे कठपुतली हैं जो चीन की लाइनें बोल रहे हैं। जो वे बोल रहे हैं वो नेपाल की तरफ से पहले कभी नहीं कहा गया। नेपाल से अयोध्या सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन वे उसे अपना हिस्सा बता रहे हैं। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के अयोध्या वाले बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार जवाब देगी। श्री राम तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की बढ़ती रफ्तार की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच कई और परेशानियां सरकार और लोगों की बेचैनी बढ़ा रही हैं। पूर्णबंदी ने पहले ही लोगों से रोजगार छीन लिया है। अनलॉक मोड में कुछ लोगों के हाथ रोजगार लगा है, लेकिन हालात पहले जैसे कतई नहीं है। इसी बीच अब एक और बुरी खबर सामने आई है। जून में खुदरा महंगाई दर फिर ऊंचाई पर पहुंच गई है। देश में एक के बाद एक परेशानी सामने आती जा रही है। पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत ने हाल बेहाल किया हुआ है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। लोगों के हाथ से रोजगार छिन रहा है, तो वहीं अब महंगाई ने भी परेशानी में और इजाफा कर दिया है। जी हाँ, महंगाई फिर ऊंचाई की ओर जाने लगी है। जून महीने में खुदरा महंगाई दर 6.09% तक पहुंच गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए तय सुविधाजनक दायरे से बाहर हो चुकी है। दरअसल रिजर्व बैंक ने 6% तक महंगाई को सुविधाजनक स्तर माना है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.84% थी। मार्च के लिए खुदरा महंगाई का आंकड़ा पहले 5.91% का जारी किया गया था, लेकिन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बाद में इसे संशोधित कर 5.84% तक कर दिया। फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.58% थी। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 9 महीने के निचले स्तर 7.87% पर पहुंच गया है। मई में ये 9.2% थी। खुदरा महंगाई में ये बढ़त मुख्य दालों, मसालों, खाद्य तेलों, वनस्पति घी, पान, तंबाकू की कीमतों में तेज बढ़त के कारण हुई है। जून के दौरान दालों की कीमतों में 16.68% और मसालों की कीमतों में 11.74% की बढ़त हुई है। वहीं जून महीने में सब्जियों की महंगाई महज 1.87% रही है। लेकिन जुलाई में जिस तरह से खुदरा बाजार में सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उससे इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जुलाई महीने में खुदरा महंगाई और बढ़ जाए। आपको बता दें, रिजर्व बैंक अपनी नीतिगत समीक्षा के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़ों का ही इंतजार करता है। रिजर्व बैंक का मानना है खुदरा महंगाई 4% से 6% के बीच रहे तो उसके लिए सुविधाजनक है और इससे ज्यादा होने पर उसे उचित कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि रिजर्व बैंक अब होने वाली नीतिगत समीक्षा में क्या कदम उठाता है, जिससे आम जनता को इस मुसीबत के दौर में राहत मिल सके। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।